मान लीजिए मतलब एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर किसी मरीज की एक्सरे रिपोर्ट देख रहा है। हड्डी एकदम सीधी है, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई दरार भी नहीं है। तो रिपोर्ट देखकर तो कोई भी बता देगा कि मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। बिल्कुल। भविष्यवाणी करना बहुत आसान होता है कि वो आदमी आराम से दौड़ सकता है। और क्रिकेट में पिच का मुआयना करना भी ना यार बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही बात है, एकदम। पिच रिपोर्ट भी एक्सरे जैसी ही होती है। हाँ, तो जो अरुण जेटली स्टेडियम है जिसे हम सब कोटला मैदान के नाम से जानते हैं, उसकी पिच का एक्सरे भी कुछ ऐसा ही था उस दिन। एकदम सपाट, मतलब बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी तो था हमारे पास। हाँ, ठीक पिछले ही मैच में इसी मैदान पर 264 रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा किया गया था। ऐसी स्थिति में क्रिकेट का जो सबसे बुनियादी और स्वर्णिम नियम है वो यही कहता है कि भाई टॉस जीतो, आंख बंद करके पहले बल्लेबाजी चुनो। बिल्कुल, और स्कोरबोर्ड पर इतने रन टांग दो कि विरोधी टीम अपने आप दबाव में आ जाए। एकदम सही। लेकिन द डीप डाइव की इस चर्चा में हम एक ऐसे मैच का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां ना वो एक्सरे मशीन ही टूट गई। अरे बाप रे, एक्सरे मशीन ही टूट गई। हाँ, मतलब दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जो मुकाबला खेला गया, उसने क्रिकेट के तमाम स्थापित नियमों को, गणितीय दृष्टिकोणों को और सारी भविष्यवाणियों को सिरे से नकार दिया। जो कि बहुत ही हैरान करने वाला था। कहा ना, एक ही पिच जहां कल तक 264 रन बन रहे थे, वहां अचानक एक टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और महज 8 रन के स्कोर पर अपने 6 अहम विकेट गंवा देती है। 8 पर 6, मतलब ये तो एक डरावना सपना है। और फिर दूसरी टीम उसी पिच पर महज 39 गेंदों में लक्ष्य हासिल भी कर लेती है। तो आज का हमारा मिशन इसी रहस्य की परतों को खोलना है कि आखिर वो 8 पर 6 का डरावना सच हकीकत बना कैसे। बिल्कुल। और वैसे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज याद दिला दूं कि क्रिकेट के ऐसे ही शानदार और डीप एनालिसिस के लिए हमारी YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब वापस आते हैं मैच पर। ये जो पूरा सिनारियो था ना, ये सच में क्रिकेट के सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक है, बिल्कुल है। अक्सर हम क्रिकेट को एक बहुत ही सीधा खेल मान लेते हैं कि यार सपाट पिच है तो रन बनेंगे ही। ये विचार ना एक तरह का सुकून देता है कि चीजें एक तय योजना और लॉजिक के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब वो लॉजिक फेल होता है, तब असली ड्रामा शुरू होता है। हाँ, और जो तबाही मचती है वो इतिहास बन जाती है। आपको पता है, इस ऐतिहासिक पतन की शुरुआत असल में पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही हो गई थी। अच्छा, मतलब टॉस के समय? बिल्कुल। कहानी का सबसे पहला जो ट्विस्ट था वो टॉस के समय ही आया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और इस सपाट रन उगलने वाली पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। यही वो जगह है जहां हर किसी का दिमाग चकरा गया था। हाँ, मतलब इस फैसले को अगर किसी उपमा से समझा जाए तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई इंसान चिलचिलाती धूप वाले रेगिस्तान में सैर पर निकले और अचानक उसे एक भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करना पड़े। हाँ, बिल्कुल वही। एक ऐसी पिच जहां रन बरस रहे थे, जहां कोई घास नहीं थी, कोई नमी भी नहीं थी, वहां पहले गेंदबाजी का ये अकल्पनीय जोखिम क्यों लिया गया? ये तो क्रिकेट के बेसिक उसूलों के खिलाफ जाने वाली बात थी। तो इस फैसले के पीछे की ना विज्ञान और जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी है। कप्तान अक्सर सिर्फ सतह की मिट्टी और रंग को देखकर फैसले नहीं लेते हैं। तो पाटीदार ने क्या देखा ऐसा जो बाकी नहीं देख पाए? पाटीदार का ये मास्टर स्ट्रोक इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने पिच के पारंपरिक मिजाज को पढ़ने के बजाय उस दिन के वायुमंडलीय दबाव और सबसे बढ़कर अपने तेज गेंदबाजों की जो मौजूदा फॉर्म थी ना, उस पर भरोसा किया। मतलब हवा पर भरोसा किया पिच से ज्यादा। बिल्कुल। जब पिच से कोई मदद ना मिल रही हो तो एक कप्तान को हवा पर ही निर्भर होना पड़ता है। पाटीदार ने ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच अपनाई कि अगर उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्विंग और सीम गेंदबाज मौजूद हैं तो इस सपाट पिच को खेल से बाहर ही कर दिया जाए। अरे वाह, तो ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। हाँ, लक्ष्य ये था कि नई गेंद से हवा में इतना मूवमेंट पैदा किया जाए कि पिच के बर्ताव का कोई मतलब ही ना रह जाए और विरोधी टीम को शुरुआत में ही बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया जाए। और ये मनोवैज्ञानिक दांव कितनी सटीकता से काम कर गया, ये तो मैच की दूसरी गेंद पर पूरी दुनिया ने देख लिया था। हाँ, भुवनेश्वर कुमार की वो गेंद। बिल्कुल। अब उन दो वास्तुकारों पर बात करते हैं जिन्होंने इस तबाही का पूरा नक्शा खींचा, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड। मैच की दूसरी गेंद थी, भुवनेश्वर के हाथ से निकली और रफ्तार थी 134.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो एक बहुत ही घातक इन स्विंगिंग यॉर्कर थी। हाँ, जिसने 18 वर्षीय डेब्यूटेंट साहिल परख को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
अंतर्राष्ट्रीय या आईपीएल स्तर पर कोई मतलब बहुत एक्सप्रेस पेस तो नहीं मानी जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं मानी जाती। फिर भी एक पेशेवर बल्लेबाज के लिए वो गेंद इतनी अनप्लेएबल कैसे हो गई यार? ये एक बहुत ही टेक्निकल और दिलचस्प सवाल है। देखिए, गति कभी भी अकेला हथियार नहीं होती है। गति के साथ जब लेट स्विंग जुड़ती है ना, तब गेंद घातक बनती है। लेट स्विंग मतलब जो एकदम आखिरी में अंदर आती है। हाँ, 134 की गति खेलने में बहुत आसान है अगर गेंद एकदम सीधी आ रही हो। लेकिन भुवनेश्वर की उस गेंद में जो स्विंग थी, वो शुरुआत में नहीं हुई। गेंद हवा में लहराई और बिल्कुल आखिरी पल में जब बल्लेबाज अपना रुख तय कर चुका था, तब वो तेजी से अंदर की तरफ आई। ओहो, मतलब जब तक बल्लेबाज समझा खेल खत्म। बिल्कुल, इसे ही लेट स्विंग कहते हैं। जब तक साहिल परख का बल्ला नीचे आता और उनके पैर सही दिशा में जाते, तब तक गिल्लियां उड़ चुकी थीं। ये भौतिकी का मतलब फिजिक्स का एक शानदार उदाहरण था, जहां सीम की सही स्थिति ने हवा को चीरते हुए गेंद की दिशा को ऐन मौके पर बदल दिया। साहिल परख के लिए तो अपने पहले ही मैच में ऐसी कलात्मक और विज्ञान से भरी गेंद का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और वैसे बॉलिंग की इन बारीकियों को समझने में अगर मजा आ रहा है, तो बीच बीच में ये भी याद दिला दूं कि हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। वहां हम ऐसे ही तकनीकी पहलुओं को बारीकी से समझाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिकेट दरबार पर यह सब बहुत गहराई से मिलता है। तो उस लेट स्विंग ने तो शुरुआत कर दी, लेकिन इसके ठीक बाद जो हेजलवुड ने किया वो तो एकदम अलग ही तरह का प्रहार था। हाँ, हेजलवुड ने तो पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। केएल राहुल जो इसी मैदान पर पिछले मैच में 152 रन बनाकर नाबाद रहे थे, उन्हें हेजलवुड ने महज 1 रन पर आउट कर दिया। और समीर रिजवी को तो यार पहले ही गेंद पर 0 पर चलता किया। मतलब गोल्डन डक। हाँ, देखते ही देखते दिल्ली का स्कोर 2 रन पर 3 विकेट हो गया। अगर मास्टर क्लास मैट्रिक्स के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भुवनेश्वर ने 3 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लिए, जिनका मुख्य हथियार हवा में स्विंग और सटीक यॉर्कर था। और दूसरी तरफ हेजलवुड ने 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए। लेकिन हेजलवुड का हथियार स्विंग नहीं था। तो उनका हथियार क्या था? उनका हथियार सटीक लाइन, हार्ड लेंथ और अतिरिक्त उछाल था। ये हार्ड लेंथ के पीछे का विज्ञान क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। हेजलवुड की गेंदबाजी का विश्लेषण करें तो उनकी लंबाई और उनका जो रिलीज पॉइंट है ना, वो सबसे अहम है। क्योंकि वो काफी लंबे हैं। हाँ, जब गेंद बहुत ऊंचाई से छूटती है और जोर से पिच पर पटकी जाती है, तो वो आम गेंदबाजों की तुलना में ज्यादा तेज और ऊंची उठती है। हार्ड लेंथ वो जगह होती है जो न तो इतनी आगे होती है कि बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव मार सके, और ना ही इतनी पीछे होती है कि बैक फुट पर जाकर पुल शॉट खेल सके। बिल्कुल सही पकड़ा। बल्लेबाज एकदम बीच में फंस जाता है। एक छोर से भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजों को आगे खेलने पर मजबूर कर रहे थे, गेंद को हवा में लहरा रहे थे। तो बल्लेबाज अभी फ्रंट फुट पर आकर स्विंग से तालमेल बिठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अगले ओवर में दूसरे छोर से हेजलवुड गेंद को हार्ड लेंथ पर पटककर अतिरिक्त उछाल पैदा कर देते हैं। इस उछाल के कारण गेंद बल्ले के निचले हिस्से के बजाय ऊपरी हिस्से यानी स्प्लाइस पर लगती है। या ये सच में एक बेहद ही घातक जुगलबंदी थी। एक स्विंग करा रहा है और दूसरा बाउंस मार रहा है। वैसे इस तरह की गेंदबाजी की तकनीकी बारीकियों और हवा में स्विंग के विज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है, वहां ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो चलिए अब खेल के उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जिससे क्रिकेट के इतिहास का सबसे खौफनाक पावर प्ले माना जाएगा। अमूमन शुरुआती झटकों के बाद टीमें संभलने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी टीम एक अथाह खाई में गिरती जा रही थी। एकदम। स्कोरबोर्ड पर जो दर्दनाक गणित उभर कर आ रहा था ना, वो कुछ यूं था कि साहिल परख 0 पर, राहुल 2 रन के कुल स्कोर पर, रिजवी 3 रन पर, स्टब्स 4 रन पर, अक्षर 5 रन पर और राणा 8 रन के कुल स्कोर पर आउट हुए। बाप रे! 8 रन पर 6 विकेट। ये आईपीएल इतिहास में 6 विकेट गिरने पर सबसे कम स्कोर का एक नया और अनचाहा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2011 में कोची टस्कर्स का 11 रन पर 6 विकेट का रिकॉर्ड था। हाँ, वो रिकॉर्ड भी टूट गया। पावर प्ले का अंत 6 ओवर में केवल 13 रन और 6 विकेट के स्कोर पर हुआ। इस क्रम को देखना किसी भी क्रिकेट विश्लेषक के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सही बात है। टॉप के 6 बल्लेबाज जो किसी भी T20 टीम की रीढ़ होते हैं, वे सभी टगआउट में वापस जा चुके थे। यह महज खराब फॉर्म या अच्छी गेंदबाजी का नतीजा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो मेरा सवाल है। क्या इस विनाश का श्रेय पूरी तरह से सिर्फ भुवनेश्वर और हेजलवुड की जादुई गेंदबाजी को ही दिया जा सकता है? या कुछ और भी था? मतलब, या फिर
दिल्ली के बल्लेबाजों में तकनीकी खामी और दबाव को न झेल पाने की जो अक्षमता थी, उसने एक बड़ा रोल प्ले किया। एक पेशेवर टी20 टीम जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, वो एक ही स्पेल में ऐसे कैसे ढह सकती है यार? ये किसी सामान्य क्रिकेट मैच जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। देखिए, इस सवाल का जवाब ना क्रिकेट की तकनीक में नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान में छिपा है। मनोविज्ञान? वो कैसे? जब इस तरह का पतन होता है तो इसे समझने के लिए अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत बैंक रन का उदाहरण लिया जा सकता है। अच्छा, बैंक रन। हाँ, जब किसी बैंक के बारे में अफवाह फैलती है ना कि वो डूबने वाला है, तो लोग डर के मारे अपना पैसा निकालने दौड़ पड़ते हैं। एक के बाद एक पैसा निकालते देख बाकी लोगों में भी दहशत फैल जाती है। और एक मजबूत बैंक भी सिर्फ लोगों के डर और घबराहट की वजह से सच में डूब जाता है। बिल्कुल सही। क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम पैनिक का भी यही हाल है। जब 2 रन पर 3 विकेट गिरते हैं तो डगआउट में बैठे बाकी बल्लेबाजों के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो कि एक तनाव का हार्मोन है। ओहो, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। हाँ, नया आने वाला बल्लेबाज अब पिच पर आ रही गेंद को नहीं देख रहा होता, वो स्कोरबोर्ड के उस भारी दबाव को खेल रहा होता है। जीवित रहने की इस अंधी जद्दोजहद में ना बल्लेबाज अपनी स्वाभाविक आक्रामकता और मसल मेमोरी भूल जाते हैं। पैर जम जाते होंगे उनके। एकदम, पैर जम जाते हैं, फुटवर्क लकवाग्रस्त हो जाता है और रक्षात्मक होने के चक्कर में वे आधी अधूरी शॉट खेलते हैं। यही उस दिन दिल्ली के बल्लेबाजों के साथ हुआ। वे क्रीज में पूरी तरह से जमे हुए थे। उनका दिमाग गेंद की लाइन पड़ने से पहले ही हार मान चुका था। यार, स्कोरबोर्ड का दबाव और बैंक रन वाली ये व्याख्या पूरी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाती है। जब दिमागी डर के जाल में फंस जाए तो शरीर कैसे सही प्रतिक्रिया दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन फिर इस विनाश के घने अंधेरे के बीच ना एक छोटी सी चिंगारी भी दिखी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम आईपीएल के अब तक के सबसे कम स्कोर, जो कि 49 रन है, उससे भी नीचे ऑल आउट हो जाएगी। हाँ, वो तो पक्का लग रहा था। और एक ऐसा कलंक अपने माथे पर लगा लेगी जिसे मिटाना असंभव होगा। लेकिन डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल ने एक एकाकी संघर्ष किया। सच में उस समय मैदान पर लक्ष्य मैच जीतना या 200 रन बनाना नहीं रह गया था। लक्ष्य था सिर्फ अपना सम्मान बचाना। डेविड मिलर ने 19 रन बनाए और अभिषेक पोरेल ने 30 रनों की बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेली। और इन दोनों ने मिलकर 35 रनों की एक बेहद अहम साझेदारी की। अगर उस समय की मानसिक स्थिति, पिच पर मौजूद विरोधी गेंदबाजों के आत्मविश्वास और 8 पर 6 के स्कोरबोर्ड को ध्यान में रखा जाए ना, तो ये 35 रन की साझेदारी किसी शानदार शतक से कम नहीं आंकी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उनका काम सिर्फ सिंगल लेना, स्ट्राइक रोटेट करना और किसी भी तरह टीम को उस 49 रन के शर्मनाक आंकड़े के पार ले जाना था। और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। हालांकि पारी का अंत 16.3 ओवर में 75 रन पर ही हो गया, जब हेजलवुड ने अपनी अचूक यॉर्कर से पोरेल को बोल्ड कर दिया। ये दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे कम स्कोर बन गया। हाँ, वो तो होना ही था। यहाँ आरसीबी के जो सहायक गेंदबाज है ना, उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुयश ने अपने स्पेल में सिर्फ 7 रन देकर 1 विकेट लिया। कृणाल ने 9 रन देकर 1 विकेट और रसिक ने 21 रन देकर 1 विकेट निकाला। इस बात को गहराई से देखें तो ये एक कंप्लीट टीम चोकहोल्ड था। जब मुख्य गेंदबाज विरोधी टीम की कमर तोड़ देते हैं ना, तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि सहायक गेंदबाज कोई ढीली गेंद फेंककर दबाव कम कर दें। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ से प्रेशर बनता है और दूसरी तरफ से रन लीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सुयश, कृणाल और रसिक ने एक भी रिलीज डिलीवरी नहीं दी। उन्होंने उसी कसी हुई लाइन और लेंथ को बरकरार रखा, जिससे दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर सांस लेने का एक भी मौका नहीं मिला। तो अब यहाँ से कहानी एक ऐसे विरोधाभास की तरफ मुड़ती है जो इस मैच को और भी रहस्यमयी और दिलचस्प बनाता है। आरसीबी के सामने लक्ष्य था मैच 76 रन, सिर्फ 76। हाँ, लेकिन उनकी रणनीति को देखकर साफ लग रहा था कि उनका इरादा सिर्फ मैच जीतना नहीं था। उनका लक्ष्य नेट रन रेट यानी एनआरआर को आसमान पर ले जाना था। यहाँ एक पावर प्ले विरोधाभास देखने को मिला। विरोधाभास? वो कैसे? एक ही पिच, वही 22 गज की पट्टी, लेकिन महज कुछ मिनटों के अंतराल में 2 अलग-अलग हकीकतें सामने आईं। एक तरफ दिल्ली का रक्षात्मक, डरा हुआ और अराजक पावर प्ले था, जहां स्कोर 13 पर 6 था, और दूसरी तरफ आरसीबी का आक्रामक, निडर और अचूक पावर प्ले, जहां स्कोर 60 पर 1 था। एक ही मैदान पर इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है यार? ये पावर प्ले विरोधाभास दरअसल पिच का नहीं, बल्कि मानसिकताओं के टकराव का नतीजा था। पिच वही थी, हवा का बहाव वही था,
लेकिन अप्रोच पूरी तरह से बदल गया था। अच्छा, अप्रोच का फर्क था। बिल्कुल। आरसीबी के बल्लेबाज ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देवदत्त पडिक्कल ने जिस तरह की तूफानी बल्लेबाजी की, वो काउंटर अटैक का एक बेहतरीन उदाहरण था। हाँ, उन्होंने तो आते ही मारना शुरू कर दिया था। पडिक्कल दिल्ली के बल्लेबाजों की तरह क्रीज के अंदर खड़े होकर स्विंग का इंतजार नहीं कर रहे थे। वो क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की लेंथ को बिगाड़ रहे थे। जब कोई बल्लेबाज कदम आगे बढ़ाकर खेलता है ना, तो वो गेंद को स्विंग होने का समय ही नहीं देता। और इसी आक्रामकता ने दिल्ली के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से कुचल दिया होगा। पडिक्कल ने सिर्फ 11 गेंदों में 32 रन जड़ दिए और अंततः 13 गेंदों पर 34 रन बनाकर नाबाद रहे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि डर और निडरता के बीच का जो फर्क होता है, उसी ने ये नतीजा तय किया। एकदम सही। और दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि बल्लेबाजों की मानसिकता और आक्रामक क्रिकेट के ऐसे ही तकनीकी पहलुओं को और अधिक समझने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। बीच बीच में ये भी ऐड कर देना चाहिए हमें, जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बहुत तगड़ी चर्चाएं होती हैं। खैर, दिल्ली के गेंदबाजों को तो वापसी का कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन पर चौको छक्कों की बारिश हो रही थी। लेकिन इस ताबड़तोड़ चेज के बीच ना मैदान पर एक ऐसा पल भी आया जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वो 9000 रन वाला माइलस्टोन। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर। ये क्षण शायद इस पूरे मैच का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल था। विराट कोहली ने अक्षर पटेल की गेंद पर हल्के हाथों से एक सिंगल लिया और इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के इतिहास में 9000 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया। क्या बात है। इस महाशिखर पर पहुंचने वाले वो पहले और पूरी दुनिया के अकेले खिलाड़ी बन गए हैं। एक अद्भुत काव्यात्मक न्याय यानी पोएटिक जस्टिस था यार। एक युवा लड़का जो इसी अरुण जेटली स्टेडियम की धूल मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है, अपना क्रिकेट का सफर यहीं से शुरू करता है और सालों बाद उसी मैदान पर लौटकर क्रिकेट का किंग बनते हुए 9000 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा कर देता है। टी20 क्रिकेट जैसे प्रारूप में 9000 रन का महत्व क्या है वैसे? इस महत्व को समझने के लिए ना टी20 क्रिकेट के नेचर को समझना होगा। ये फॉर्मेट बहुत ही अस्थिर है। यहाँ हर गेंद पर रन बनाने का दबाव होता है और जोखिम उठाने की दर बहुत अधिक होती है। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ऐसे प्रारूप में जहाँ वेरिएंस यानी उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होता है, वहाँ सालों तक इस कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाना सांख्यिकी के हिसाब से मतलब स्टैटिस्टिकली लगभग असंभव सा लगता है। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट की एक मिसाल है। कोहली ने इस मैच में भी वही किया। उन्होंने न सिर्फ अपना विकेट बचाए रखा और एक छोर को मजबूती से संभाला, बल्कि पडिक्कल के आउट होने के बाद मैच को तेजी से खत्म करने में भी अपनी पूरी आक्रामकता झोंक दी। और जिस अंदाज में उन्होंने मैच खत्म किया वो भी तो देखने लायक था। एकदम। लगातार 2 छक्कों के साथ मैच पलक झपकते ही समाप्त हो गया। कोहली 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। आरसीबी ने 76 रनों का यह लक्ष्य केवल 6.3 ओवर्स यानी महज 39 गेंदों में हासिल कर लिया यार। 39 गेंदों में ये एक सर्वथा एक तरफा और निर्मम जीत थी। बिल्कुल। 39 गेंदों में जीत दर्ज करना ना आरसीबी के स्पष्ट विजन को दर्शाता है। वे चाहते तो 10 या 12 ओवर में आराम से लक्ष्य हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी मैच की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया। हाँ, ये एक तरह की क्लिनिकल स्ट्राइक थी, जहां लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि विरोधी टीम को एक गहरा मानसिक घाव देना भी था। अब अगर इस महाजीत के बाद के प्रभावों यानी आफ्टरमैथ की बात की जाए ना, तो पूरे टूर्नामेंट और पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया है। वो तो आना ही था, रन रेट इतना बढ़ गया है। इस जीत के साथ आरसीबी सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। उनके खाते में 12 अंक है, लेकिन जो चीज बाकी टीमों की नींद उड़ा रही होगी वह है उनका नेट रन रेट, NRR, जो कि +1.919 हो गया है। हाँ, जो कि लगभग अभेद्य है। नेट रन रेट का ये जो गणित है वो टूर्नामेंट के इस चरण में कितना मायने रखता है? नेट रन रेट दरअसल पॉइंट्स टेबल में ना एक अदृश्य अतिरिक्त अंक की तरह काम करता है। अच्छा। मतलब एक इनविजिबल एक्स्ट्रा पॉइंट। अच्छा। जब टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में पहुंचता है और प्लेऑफ की दौड़ में कई टीमें समान अंकों पर खड़ी होती हैं, तब यही NRR संजीवनी बूटी साबित होता है। तो +1.919 का मतलब? इसका मतलब है कि आरसीबी अब अगर एकाध मैच हार भी जाती है ना, तो भी उनका रन रेट उन्हें बाकी टीमों से ऊपर ही रखेगा। उन्होंने 39 गेंदों में मैच जीतकर अपने लिए एक बड़ा सेफ्टी कुशन तैयार कर लिया है। और अब सिक्के का दूसरा और अंधकारमय पहलू देखते हैं। इस विनाशकारी हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स 7वें स्थान पर खिसक गई है।
उनके 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट धड़ाम से गिरकर -1.060 हो गया है। माइनस में चला गया है। हाँ। बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, दिल्ली के लिए अब हर अगला मैच करो या मरो का हो गया है। उनके पास अब गलती की कोई गुंजाइश यानी मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं बचा है। दिल्ली के लिए आगे का रास्ता अब सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि कांटों भरा हो गया है। गणितीय रूप से उन्हें न सिर्फ अपने बचे हुए सारे मैच जीतने होंगे बल्कि वो भी बहुत बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि ये नेगेटिव एनआरआर सुधर सकें। और 75 रन पर आउट होने के बाद इस मनोबल के साथ ऐसा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है यार। बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस पूरे महाकाव्य का सार यही है कि सब कुछ एक टॉस के निडर फैसले से शुरू हुआ जिसने तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। हाँ, पाटीदार का वो मास्टर स्ट्रोक। खैर, लाई गेंद से स्विंग और बाउंस के विज्ञान ने इतिहास का सबसे बड़ा पतन लिखा। 8 रन पे 6 विकेट गिरे और अंत में 9000 रनों के व्यक्तिगत ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ एक टीम ने महज 39 गेंदों में सुनामी जैसी जीत दर्ज कर ली। ये मैच हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि क्रिकेट के खेल में कागज पर दर्ज आंकड़े और पिच के एक्सरे कभी भी मानवीय मानसिकता और दबाव के सामने पलट सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब इस चर्चा को विराम देते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना जरूरी है। बताइए। जब कोई टीम महज 75 रन पर ऑल आउट होती है और सामने वाली टीम 39 गेंदों में लक्ष्य को कुचल देती है तो नुकसान सिर्फ पॉइंट्स टेबल या आंकड़ों का नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसका असली नुकसान सीधे टीम के आत्मविश्वास और दिमाग पर होता है, जिसे हम क्रिकेट की भाषा में मेंटल स्कार टिश्यू कहते हैं, यानी मानसिक आघात। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स इस गहरे मानसिक आघात से उभरकर अपने अगले करो या मरो मैच में वापसी करने का माद्दा रखती है, या फिर 39 गेंदों की ये शर्मनाक हार उनके पूरे सीजन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो चुकी है? इस पे जरूर विचार होना चाहिए। तो आज के इस द डीप डाइव विश्लेषण में बस इतना ही। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर कहेंगे, ऐसे ही क्रिकेट की गहराई, खेल के पीछे के विज्ञान और दबाव के मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही क्रिकेट के दिलचस्प रहस्यों पर बात होती रहेगी। धन्यवाद।